आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सेट, साथ ही साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और इस सेशन में दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। वहां पे हम लोग A to Z इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं ताकि अपना रिवीजन आप जल्दी से कर पाए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है ताकि टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर जो ईमानदारी से इन सारी चीजों को आप पढ़ते रहेंगे, एप्लीकेशन पे सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग बैचेज चल रही है, यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी टेट, एमपी सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर, सबका अलग अलग बैच है और हर बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए दोस्तों। तो अगर जो आपको कोई इंक्वायरी करनी है या डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे आपको 2000 रुपए पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए या नोट चाहिए तो अलग से भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन अगर जो आप कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज का सेशन थोड़ा सा जो है वो कठिन होने वाला है ना। आज का सेशन जो है वो थोड़ा सा कठिन होने वाला है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है आज आपको, तो धैर्य बना करके सेशन को अटेंड करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि आर्थर लुइस के मॉडल में मजदूरी के ऊपर आय का आधिक्य पुनर्निवेशित होता है, उससे क्या होता है? चलिए भैया बता दीजिए मुझे, इजी सी बात है। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे प्रत्येक दिन क्विज कराए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है, प्रश्न भले से कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता होगा कि आर्थर लुइस साहब ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उन्होंने ये कहा कि मजदूरी के ऊपर आय का आधिक्य, एक जो मजदूर होता है ना वो जितनी मजदूरी प्राप्त करता है, यदि इस मजदूरी के अलावा भी उसे आय की प्राप्ति जब होगा तो उसके पास धन की मात्रा बढ़ेगी, उसके पास मुद्रा बढ़ेगा, उसके पास पैसा बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा की वृद्धि होगी उसके पास, तब वो उसके पास बचत होगा और जब बचत होगा तो क्या करेगा? उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन करेगा, निवेश करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन में वृद्धि होगा, श्रम उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। जो लोग जिस कार्य के लिए स्पेशलिस्ट है उन लोगों को क्या किया जाएगा? वो कार्य दिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जब लोगों को कार्य मिलेगा तो रोजगार में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, 1, 2 और 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अब देखिए दोस्तों, न्यू ईयर एक तरीके से अब पुराना हो चुका है और अब हम लोग अपने आप को और बेहतर ढंग से क्या करेंगे? बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे। मेरे द्वारा सब कुछ दी जाएगी, बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। जितना मैं बोल रहा हूँ उन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो गरीबी का दुष्चक्र दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? रैगनर नर्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्या कहा था रैगनर नर्स ने? कहा था कि एक देश गरीब है
क्योंकि वो गरीब है। लोगों की आय कम होती है, तो लोगों की आय कम होने के कारण लोग निवेश कम करते हैं, निवेश कम करते हैं, उत्पादन कम होता है, उत्पादन कम करते हैं तो क्या करते हैं कि मार्केट में वस्तुओं को कम बेचते हैं, कम बेचेंगे तो कम आय मिलेगा, तो उनकी आय जहां पहले थी वहीं अभी भी है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो इन्होंने मांग पक्ष की बात की थी और पूर्ति पक्ष की बात की थी। ठीक है, दो माध्यम से गरीबी के दुष्चक्र को इन्होंने बताया था, एक मांग पक्ष को बताया था, दूसरी तरफ पूर्ति पक्ष को बताया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है आप सभी लोग का? डी बोल रहे, कुछ लोग डी बोल रहे, देखिए कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं कि जब निम्न आय होगी तो निम्न निवेश होगा, तो निम्न मांग होगी तो पूंजी का अभाव होगा। ये कैसे बात समझ में आ जाएगी भाई? देखिए सबसे पहले क्या होगा? निम्न आय होगा। जब आय नहीं होगा तो ये उत्पादन के साधन कहाँ जुटा पाएंगे? उत्पादन के साधन को खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए ना। तो जब उत्पादन के साधनों को ये नहीं परचेज करेंगे तो इनकी मांग क्या हो जाएगी? जब आय कम है तो उत्पादन के साधन ये नहीं खरीद पाएंगे, तो इनकी मांग भी कम होगी। और जब उत्पादन के साधन ये नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर आगे चलकर ये क्या करेंगे? निवेश कम करेंगे, और जब निवेश कम करेंगे तो इनके पास क्या होगा? पूंजी का अभाव होगा। छोटी सी बात थी, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं कि निम्न आय, निम्न मांग, निम्न निवेश और पूंजी का अभाव होगा, बात एक ही है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिए क्यों गलतियां हो रही है। जब आपको आय मिलेगी तो एक होता है उत्पादक व्यय और दूसरा होता है अनुत्पादक व्यय। तो स्टार्टिंग दौर में आप अनुत्पादक व्यय करते हैं, मतलब मांग करते हैं, किसकी? भूमि की मांग करेंगे, रूम की मकान भवन की मांग करेंगे, अर्थात बिल्डिंग की मांग करेंगे, जहां पे आप किसी चीज को उत्पादित कर पाए। लेकिन ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद ना क्या होगा? उसके बाद ना आप उत्पादन करेंगे। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक आय तथा धन में विषमता के पैदा करने तथा बनाए रखने का कारण नहीं है? मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग भी लेट से ज्वाइन किए हैं, आज का सेशन थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बस ईमानदारी से क्लास को देखिए, धैर्य से देखिए। चलिए बिल्कुल ठीक है, और सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सेशन को। निम्न में से कौन सा एक आय तथा धन में विषमता के पैदा करने तथा बनाए रखने का कारण नहीं है? क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? कारण कौन सा नहीं होगा बताइए मुझे। कॉमन सेंस की बात है, बच्चों वाली बात है। देखिए, आय में विषमता को दूर करने का कार्य कौन करता है? सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आय विषमता होता क्या है। तो आय विषमता का क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत लंबी होती है। मतलब एक तरफ क्या होते हैं? अमीर होते हैं, ठीक है, इनकी इनकी जो आय होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और दूसरे तरफ क्या होते हैं? गरीब होते हैं, ठीक है। तो इनकी आय क्या होती है? बहुत कम होती है। भारत देश में देखने को मिलता है ना। तो वही कह रहा है कि निम्न में से कौन एक आय तथा धन के विषमता के पैदा करने तथा बनाए रखने का कारण नहीं है? तो कारण ये नहीं है कि आय विषमता को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है? उपाय करता है। कैसे उपाय करता है? जो धनी वर्ग होता है उससे ज्यादा सरकार टैक्स लेता है, मतलब सरकार आय प्राप्त करता है धनिक वर्ग से, और फिर व्यय करता है बुनियादी जो बुनियादी आधारभूत संरचना है हमारी, उस पे वो व्यय करता है, ताकि जो ये गरीब व्यक्ति यहाँ पे है ना, ये गरीब भी निवेश करने के लिए प्रेरित हो जाए। अच्छा सड़क मिल जाए, अच्छा परिवहन मिल जाए, अच्छी बिजली मिल जाए, अच्छी मतलब अच्छी व्यवस्था मिल जाए, तो वो निवेश करने के लिए क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गरीब की भी आय बढ़ेगी। तो ये सरकार का सहायता आधार बनाने का कारण नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति गरीब होता है, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई होती है वो इसलिए नहीं बढ़ती है कि उसमें सरकार का कोई रोल होता है, इसलिए बढ़ती है ताकि उत्पादन में विषमता देखने को मिलता है। गांवों में अलग रेट मिलता है, शहरों में अलग रेट मिलता है। अप्रभावी सरकारी नियंत्रण, मतलब सरकार नियंत्रण करना चाहता है लेकिन कुछ जगहों पे उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
आय वितरण में लाभ कमाने वालों के पक्ष में परिवर्तन से विकास दर में वृद्धि होती है। क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो कारण दिया गया है कि मजदूरी वाले लोगों की तुलना में लाभ कमाने वाले की बचत प्रवृत्ति अधिक होती है। बढ़िया सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा भाई? और देखिए नया साल आ गया है, अब नए साल में नए उत्साह से जुड़ जाइए। अब आप मान के चलिए कि आपके पास 365 दिन है और इस 365 दिन को, अब तो 364 दिन ही है, तो इस 364 दिन को हम जाया नहीं करेंगे, बेहतर यूटिलाइज करेंगे। जो हमारी पुरानी गलत आदतें हैं उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे। अब केवल अपने ऊपर काम करना है, सिलेक्शन लेकर के आगे जाना है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं। चलिए सर देखते हैं। देखिए आय वितरण से लाभ कमाने वालों के पक्ष में परिवर्तन से विकास दर में वृद्धि होती है। ये तो बात 100% राइट है भैया, 100% राइट है कि जब आय का वितरण होता है तो उसमें लाभ कमाता है, ठीक है, तो लाभ कमाने वालों के पक्ष में परिवर्तन अगर जो होगा तो उससे विकास दर में वृद्धि होगी। लाभ कौन कमाएगा? लाभ ध्यान से समझिए, लाभ कौन कमाएगा? लाभ उद्यमी कमाएगा। और जब उद्यमी लाभ कमा रहा है इसका मतलब कि वो उत्पादन बढ़ा रहा है, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो भैया विकास की दर में एब्सोल्युटली वृद्धि आएगी, देयर इज नो डाउट। ठीक है, फिर आगे मूव करेंगे कि मजदूरी वाले लोगों की तुलना में लाभ कमाने वालों की बचत प्रवृत्ति अधिक होती है। मजदूरी वाले लोगों की तुलना में जो लाभ कमाता है उसकी बचत प्रवृत्ति अधिक होती है। अगर जो भैया हम श्रमिक की बात करें और पूंजीपति की बात करें तो पूंजीपति को बहुत लाभ मिलता है और श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है। तो ये बात तो भैया बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये डिफाइन नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जैसे मुकेश अंबानी की फैक्ट्री में जो काम करता होगा उसकी मजदूरी बहुत कम है, लेकिन मुकेश अंबानी को तो पैसा बहुत मिलता है ना। और मुकेश अंबानी क्या करते हैं, जब उत्पादन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर बढ़ेगा तो देश के आर्थिक विकास में वृद्धि आएगी। एब्सोल्युटली ठीक है, बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पे विचार दीजिए, विचार करिए। फिर बोल रहा हूं, घबराना नहीं है आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन होने वाला है ना, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन सेशन होने वाला है। तो आराम से चीजों को देखते रहिएगा, एक एक चीजें नहीं भी प्रश्न आ रहे हैं तो क्लास को देखते रहिएगा, ये नहीं कि बीच में छोड़ के भाग जाए। बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और विचार करके ये बताइए कि हैरड-डोमर मॉडल के अनुसार एक देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उसकी बचत दर पे निर्भर करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए। हैरड-डोमर मॉडल अगर जो आपने पढ़ा है तो क्या हैरड-डोमर मॉडल में ये बात बताई गई है क्या? ये बात बताई गई है क्या हैरड-डोमर मॉडल में कि एक देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उसकी बचत दर पे निर्भर करती है? क्या ये बात सही है? अगर जो ये बात सही है तो फिर सोलो साहब के बारे में बताइए कि सोलो मॉडल के अनुसार एक देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर दीर्घकाल में उसकी बचत दर पे निर्भर नहीं करती है ना। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी, एक डी छूटा है वो भी बोल दीजिए। कोई डी वाला है? डी ही छूटा हुआ है, हाँ, एक लोगों ने डी भी बोल दिया। तो भैया अगर जो आप हैरड-डोमर मॉडल को ठीक तरीके से पढ़े होंगे, अगर जो आप इसके बाद सोलो साहब ने इन्हीं की मान्यताओं का विस्तार करते हुए जो थियरी दिया था, तो हैरड-डोमर मॉडल और सोलो दोनों को लगातार एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया। तो अगर जो आप पढ़े होंगे तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि हैरड-डोमर मॉडल के अनुसार एक देश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर उसकी बचत दर पर निर्भर करती है। 100% एब्सोल्युटली ये राइट होने वाला है। और सोलो के मॉडल में भी एक देश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि की दर दीर्घकाल में उसकी बचत दर पर निर्भर नहीं करती है, दीर्घकाल में बचत दर पर निर्भर नहीं करती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि ए और दोनों ए पहला और दूसरा दोनों सही है, एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, एक ऐसे आय वितरण
कि गिनी गुणांक का मूल्य क्या होगा जिसमें सभी आय बराबर होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न आ गया। गिनी गुणांक, ठीक है, और लैरेंज वक्र, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आय विषमता की माप करते हैं। आय में विषमता की माप करने के दो प्रचलित दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, या दो विधियां कौन कौन सी हैं, लैरेंज वक्र और गिनी गुणांक के माध्यम से। बढ़िया सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। तो गिनी गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा क्या, कोई मेधावी छात्र मुझे कमेंट करके बताएगा क्या कि गिनी गुणांक का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए इतना मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि गिनी गुणांक छायांकित क्षेत्रफल जो होता है उससे भाग दिया जाता है किससे, कमेंट करके बताइए। समता, समता रेखा से नीचे के क्षेत्रफल से, समता रेखा के नीचे के क्षेत्रफल से। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं लेकिन समझ जाइएगा। तो एक ऐसे आय वितरण में गिनी गुणांक का मूल्य क्या होगा जिसमें सभी आय बराबर होने वाला है। तो कुछ लोग सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। गिनी गुणांक का मान क्या होता है, गिनी गुणांक का मान क्या होता है, किसके किसके मध्य होता है, ये भी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो गिनी गुणांक का जो अधिकतम मूल्य होता है, जो अधिकतम मूल्य होता है वो क्या होता है, 1 होता है, और जो न्यूनतम मूल्य होता है, ठीक है, न्यूनतम जो मूल्य होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो गिनी गुणांक का मान हम 0 और 1 के मध्य में करते हैं। तो गिनी गुणांक का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि जहां पे सभी आय बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में जब सभी आय बराबर होने वाला है तो न्यूनतम मान होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे, सॉरी, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, शून्य बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। थोड़ा सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, क्लास आपकी है, निवेदन है आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में बहुत मजा आएगा, बस ईमानदारी से आप बैठे रहिए, क्लास को देखते रहिए। अब देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आ गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ करते हुए नियोजित विकास के आरंभिक चरणों में भारत द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति निम्न में से किस पर आधारित थी। बिल्कुल ठीक। अगर जो आप आसानी से पढ़ेंगे भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो इस प्रश्न का आप उत्तर कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ए बी सी डी सभी आएगा उत्तर इस बार, मुझे बिल्कुल पता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी, सी सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग सी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, अगर जो आप सी बोल रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, आपको मैं बार बार बताता हूं कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िए तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि 1970 से पहले की जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि कृषि और उद्योगों का विकास करिए। उन्होंने गरीबी और बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया। उनका ये मानना था कि अगर जो कृषि और उद्योगों पे हम विकास करें, कृषि और उद्योगों पे हम काम करेंगे तो क्या होगा कि स्वतः ही गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन 1970 के बाद क्या हुआ, भयंकर बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिली। तो फिर गवर्नमेंट बाद में क्या करता है, 1970 के बाद ये सारी योजनाएं चलाता है। गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजनाएं जो है वो काफी कम मिलेगी 1970 के बाद ही सारी चीजें मिलने वाली है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी, आप लोग सभी लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। तो भारी उद्योगों की हम स्थापना करेंगे, और जब हम भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे तो इससे आयात का प्रतिस्थापन करेंगे, अर्थात हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें जिन वस्तुओं की मांग है उन वस्तुओं की पूर्ति हम अपने उद्योगों के माध्यम से ही कर लेंगे। हम दूसरे देश से क्या करेंगे, आयात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 और 4 एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। पीसी महालनोबिस। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है,
काला भारत डोमर, 5वां गरीबी उन्मूलन, 11वां समावेशी विकास, 12वां समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था, योजना अवकाश कब से कब तक था, ये सब याद आना चाहिए। केवल वीडियो देखने के लिए नहीं बैठना चाहिए, सब याद आना चाहिए। अब देखिए ये कितना प्यारा सा प्रश्न है कि ये बताइए कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। चलिए क्या उत्तर होगा सर, हरित क्रांति की बात आ गई है, हरित क्रांति की बात हो रही है। भारत में इसके जन्मदाता कौन थे, विश्व में इसके जन्मदाता कौन थे, कमेंट करके बताना चाहिए यार। बार बार मैं पूछूंगा तब बताएंगे क्या, बार बार मैं पूछूंगा तब बताएंगे क्या, आप खुद बताइए, है ना। तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है, जी उत्तर आ रहा है, डी उत्तर आ रहा है, सभी लोग का उत्तर डी आ रहा है। तो देखिए हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति में मेन उद्देश्य क्या रखा गया, मेन उद्देश्य हरित क्रांति का यह रखा गया कि हम उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब हरित क्रांति आती है तो आप देखते हैं कि जो हरियाणा के जो किसान होते हैं या जो पंजाब के किसान होते हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से अपना विकास करते हैं, मतलब इनको बहुत लाभ मिलता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल को और जो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश है, इन किसानों को क्या हुआ, बहुत लाभ मिला, लेकिन देश के बाकी किसानों को लाभ नहीं मिला। इनको लाभ मिलने का बहुत सारा रीजन था, उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि इनकी जो मिट्टी थी वो अधिक उपजाऊ थी और इनको अच्छे किस्म के बीज भी मिल गए, तो ये लोग काफी तेजी से ग्रो कर गए। तो ऐसी स्थिति में जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल के कुछ भाग है वहां पे तो क्या मिली, वहां पे तो ये देखने को मिला कि क्या हो रहा है कि वहां के किसानों की स्थिति सुधर रही है, लेकिन देश के अन्य भागों में किसानों की स्थिति नहीं सुधरी, तो इस वजह से क्षेत्रीय विषमता देखने को मिला। बिल्कुल ठीक है। अंतःव्यक्तिक विषमताओं को भी इसने जन्म दिया, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिला, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं। दालों की उत्पादकता में नहीं भैया दाल की उत्पादकता में वृद्धि नहीं देखने को मिला। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, 1 2 3 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। आप लोग लिखते रहिए, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पढ़ना ही, आप लोग लिखते रहिए, है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, अच्छा आज संख्या थोड़ी सी कम लग रही है, अभी न्यू ईयर खत्म नहीं हुआ क्या। हमारे देश की यही समस्या है, नया साल जब आता है तो बहुत सारे लोग नया साल ऐसे मनाते हैं कि पूरा जनवरी कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद फरवरी आ जाता है तो उनको लगता है एक महीना बीत गया। तो न्यू ईयर एक दिन मना लिए, ठीक है। अब कंसंट्रेट करिए अपने उद्देश्य पे, अपने गोल पे। क्या उत्तर हो जाएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी प्रश्न है। पूंजी पर सदा के लिए एक बार लगाया गया कर कौन सा होता है। थोड़ा सा प्रश्न जो है वो कठिन है ना। प्रश्न की गहराई को पढ़िए, इस बात को पढ़िए कि पूंजी पर लगाया गया, पूंजी कर सदा के लिए लगाया वाला एक कर होता है, ठीक है। ये नहीं कर रहा है जो आप लोग उत्तराधिकारी कर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या देता है, उसमें बस इतना ये वाला पार्ट काट देता है, ये काट देता है। वो ये कहता है कि सदा के लिए एक बार लगाया कर क्या होगा, तब तो आप कहेंगे सर उत्तराधिकारी कर होगा। लेकिन ये कह दिया कि पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया कर कौन सा होता है ना। थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ा ध्यान से करिएगा। जब ये कहेगा कि सदा के लिए एक बार लगाया गया कर, तब आप उत्तराधिकारी कर की तरफ जाएंगे, देयर इज नो डाउट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोलेंगे कि पूंजीगत लाभ पे जो कर होता है वो एक बार लगाया जाएगा, क्योंकि जो आपकी पूंजीगत लाभ होगी वो एक ही बार तो होगी, एट ए टाइम
एक ही बार तो आप लाभ कमाएंगे, आसान भाषा में समझिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी उत्तर होना चाहिए। अगर जो केवल प्रश्न ये पूछता कि सदा के लिए लगाया गया जो कर होता है वो कौन सा कर होता है, तब आप उत्तराधिकारी कर बोलते तो एब्सोल्युटली आप 100% ठीक थे। लेकिन पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया जाता है, ये पूंजीगत लाभ पे, ठीक है, क्योंकि लाभ जो होता है अलग अलग समयों में अलग अलग टर्म पे आप लगाते हैं। ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक बनता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, उससे एक प्रश्न आ गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आपके सिलेबस में ये प्रश्न बनता है बिल्कुल कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, दीर्घकालीन उद्देश्य क्या होता है सर बताइए, तो क्या उत्तर बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि स्थिर जनसंख्या को उस स्तर तक प्राप्त करना जो संपोषित आर्थिक विकास की आवश्यकता के अनुरूप हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य यह था कि यह है या यह था कि स्थिर जनसंख्या को उस स्तर तक प्राप्त करना जो संपोषित आर्थिक विकास की आवश्यकता के क्या हो, अनुरूप हो। तो अगर जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आपने पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। ये प्रश्न बच्चों वाला आ गया है ना, ये प्रश्न बहुत आसान सा प्रश्न आ गया कि निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है। ये प्रश्न आज के सेशन में नहीं आना चाहिए था क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोलेंगे कि निम्न में से किसके साथ अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अधिक क्षमता का सिद्धांत संबंधित नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो कीमत को स्वीकार करती हैं, कीमत को निर्धारित नहीं करती हैं। कोई एक फर्म बाजार कीमतों में कमी या वृद्धि नहीं कर सकता है। उद्योग के द्वारा मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे जो कीमत निर्धारित किया जाता है उसी कीमत पर एक फर्म अपनी जितनी चाहे मात्रा को बेच सकता है। अगला प्रश्न बढ़िया है, नया लगेगा, थोड़ा सा आपको नया लगेगा। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म कृषि प्रेसिजन एग्रीकल्चर का उद्देश्य नहीं है। सर पूंजीगत लाभ का एग्जाम्पल दे दीजिए। अरे भाई सारी बातें मैं ही बताऊंगा, थोड़ा आप भी देखिएगा। अगर जो आसान भाषा में आपको बताएं तो जो आपका लाभ होता है वो एट ए टाइम होता है। लाभ जो होता है अलग अलग समय में अलग अलग होता है ना। लाभ जो होता है वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कृषि प्रेसिजन एग्रीकल्चर का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर का उत्तर आ रहा है सी आ रहा है, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं। और कोई भैया, और कोई सी के अलावा, बिल्कुल तो वही पीछे पीछे चलने वाली बात है, पीछे पीछे चलने वाली बात है। ऊपर से 4 लोगों ने बता दिया तो सर हम भी सी के तरफ जाएंगे। अरे भाई जो प्रेसिजन एग्रीकल्चर एक बनाया गया दोस्तों, इसके अंतर्गत उद्देश्य ये रखा कृषि के अंतर्गत है कि हम फसल की उत्पादन को किस तरीके से क्या करें, अधिकतम करें। और फसल का जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो इससे हमको पर्यावरण का नुकसान ना हो। फिर ये भी इसका उद्देश्य बनाया गया कि भूमि की भौगोलिक परिवर्तनीयता पर हम विचार करें, ठीक है। तो उत्पादन के लिए बेहतर कीमत का कहीं भी यहाँ पे ये जो कीमत शब्द दे दिया गया है ना, कीमत का कहीं भी दोस्तों यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। तो देखिए जितने लोग भी डी बोलेंगे ना सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, और जितने लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं ना सी, ऊपर से 4 लोग सी तो सभी लोग सी करने लगे, है ना। ऐसा नहीं करना। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अंतर्गत कीमत की बात नहीं की गई थी, है ना। अगला प्रश्न, चलिए भैया, नया वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग को। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया? नया साल सेलिब्रेट हुआ तो था, चैनल पे आना चाहिए था। अगला प्रश्न आगे आपके सामने। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये ऑब्स्टिकल क्वेश्चन है, ये नहीं आते हैं। नहीं आते हैं भैया, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है ना, ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये तो भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी है। इसको तो आपको ठीक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यही में इसी में आपको गरीबी, बेरोजगारी, योजनाओं का थीम क्या थे, सारी चीज इसी में तो मिलती है ना। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या उत्तर होगा? चलिए डी अगेन, सभी लोग जाएंगे डी की तरफ। चलिए भैया, तो देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिल्कुल ठीक है, तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि 8% की वार्षिक औसत वृद्धि हो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मानवीय कल्याण में वृद्धि आए, ठीक है, लोगों के कल्याण में वृद्धि हो। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई भैया डी के अलावा कोई और है? डी के अलावा कोई और है? हाँ कुछ लोग हैं। उसके बाद क्या है कि सन 2007 तक गरीबी अनुपात को 20% तक कम करना। नहीं भैया, ये उद्देश्य नहीं था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ये वाला नहीं था, 20% घटाना नहीं था। स्वावलंबन हेतु प्रयासों को मजबूत करना। ठीक है, हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, इन प्रयासों को मजबूत करना। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे, 1 2 सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। तो सभी लोगों से निवेदन है, देखिए कितने सारे लोग देख रहे हैं। मैं 2 घंटे की क्लास आपका लेता हूँ, 2 घंटे लगातार बोलता हूँ, आप मुझे एक लाइक नहीं कर सकते, एक शेयर नहीं कर सकते हैं। जितने लोग क्लास देख रहे हैं उसके आधे लोग भी लाइक नहीं किए हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ? आखिर क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, है ना। फेसबुक पे अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन का एडवर्टाइज देंगे तो देखेंगे तो वहां पे लाइक कर देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी लाइक कर देंगे। और यहाँ इतनी महत्वपूर्ण चीजें करवाई जा रही, फिर लाइक क्यों नहीं करते भैया? लाइक किया करिए। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर, आपको मैं कैसे गलत कर सकता हूं बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भाई, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सब के सब गलत होंगे, कोई भी सही नहीं होगा, है ना। तो देखिए, पिछड़े जिलों को चिन्हित करने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित कसौटियों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पिछड़े जिलों को चिन्हित करने के लिए जो योजना आयोग है उसने जो कसौटी निर्धारित की थी, वो क्या कौन सी कसौटी नहीं निर्धारित की थी? तो प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पाद को निर्धारित नहीं किया था। कृषि श्रम एवं कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है इसको उन्होंने देखा था, काउंट किया था। प्रति 1000 जनसंख्या पर स्कूली बच्चों की संख्या भी उन लोगों ने देखा था, और विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग भी उन लोगों ने देखा था। लेकिन प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पाद को उन्होंने क्या किया था? मेंशन नहीं किया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया। कब करवाया गया भैया? ये भी आसान सा प्रश्न है, ये आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? है ना, बिल्कुल ठीक है। अब कौन सा है, CSO है या NSO है वर्तमान समय में? कमेंट करिए, बताइए, मैं बार बार नहीं पूछूंगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे 1977 में सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था
वो 1977 में हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो है वो क्या हो गया, कमेंट करके बताइए भाई। अब एनएसओ हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? सन 1977 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण का प्रभावी दर है? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। संरक्षण, अगर जो शब्द प्रयोग आ गया, अगर जो संरक्षण शब्द का उपयोग या प्रयोग यहाँ पे किया गया है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा सर संरक्षण तो हम लोग अर्थशास्त्र में उद्योगों का संरक्षण पढ़ते हैं, फर्म का संरक्षण पढ़ते हैं। और संरक्षण कब होता है? संरक्षण तभी तो होता है ना कि हमको अपने देश के उद्योगों को बेहतर बनाना होता है और अपनी जो मांग, अपने देश की जो मांग है उसकी पूर्ति हम अपने ही देश के उद्योगों के द्वारा कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? संरक्षण अपनाते हैं और हमें विदेशी मुद्रा का लॉस कम हो। तो संरक्षण के संदर्भ में गवर्नमेंट क्या, आरबीआई जो होता है वो मौद्रिक नीति अपनाता है और संरक्षण के संदर्भ में जो आपका सरकार होता है वो क्या अपनाता है? वो आयात प्रतिस्थापन की बात करता है कि अब हम कम आयात करेंगे, अपने देश से जो वस्तुओं का उत्पादन होगा उसी से हम अपना काम चलाएंगे, कोटा लगा देगा, अभ्यांश लगा देगा। चलिए, तो अपने देश के उद्योगों को बेहतर बनाने के लिए संरक्षण का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे फिर अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट याद आने चाहिए, ठीक है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सी क्या उत्तर इसका ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या आपका उत्तर सही है? थोड़ा एक बार आराम से करिए, एक बार आराम से करिए। देखिए, कि पहला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण की प्रभावी दर है? तो जब शुल्क लगाने वाले देश में शुल्क का प्रभाव व्यापार शर्तों में सुधार लाता है। केवल व्यापार शर्त की बात होती है क्या सर? केवल व्यापार शर्त की बात होती है क्या? और पढ़िए, दिए गए विनिमय दर पर मुक्त व्यापार स्थिति की तुलना में लगे शुल्क के परिणाम स्वरूप एक उद्योग के प्रति इकाई उत्पाद में अतिरिक्त मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होता है। तो फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ सभी लोग क्यों जा रहे हैं? सी के तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर जो संरक्षण के तहत अगर जो सरकार प्रशुल्क अर्थात किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर टैक्स लगाती है, तो जब टैक्स लगेगा तो उस वस्तु की कीमतों में एब्सोल्युटली 100% वृद्धि होगी, क्योंकि उसको अपना लागत भी निकालना है और लाभ भी कमाना है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कीमतों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? उस वस्तु की होगी। तो ऑप्शन नंबर ई क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? ई क्यों नहीं बोल रहे हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण की प्रभावी दर है? तो दिए गए विनिमय दर पर मुक्त व्यापार की स्थिति की तुलना में लगे शुल्क के परिणाम स्वरूप एक उद्योग के प्रति इकाई उत्पाद में अतिरिक्त मूल्य में प्रतिशत वृद्धि होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक है, और जो लोग सी बोल रहे हैं ना व्यापार शर्तों में सुधार होता है, ये एक कॉमन सी बात है। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसी एक देश के भुगतान से मूल असंतुलन नहीं माना जा सकता? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। चलिए भैया, इस प्रश्न का उत्तर करिए। आज के सेशन में बहुत मजेदार प्रश्न आने वाले हैं जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे कि आप कितने धैर्यवान हैं। और टीचर बनना है तो धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा चीजें ठीक से। धैर्य नहीं होगा तो नौकरी मिल भी जाएगी तो आप जिंदगी से असंतुष्ट रह जाएंगे। आपको ये लगेगा कि हम ही ठीक है, पूरी दुनिया खराब है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक देश के भुगतान से इसमें मूल असंतुलन नहीं कहा जा सकता। एक देश की बात हो रही है सर, एक देश के भुगतान से इसमें मूल असंतुलन नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे अगर जो आप प्यार से, आराम से, ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ते
तो लास्ट वाला जो ऑप्शन हो जाता ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता कि अगर जो प्राकृतिक आपदा आएगी तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस कृषि उत्पादन में गिरावट। ठीक है, अगर जो प्राकृतिक आपदा आएगी भैया तो वो सबके लिए आएगी, किसी एक देश के लिए थोड़ी आएगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसी एक देश में भुगतान से इसमें मूल असंतुलन नहीं माना जा सकता है। तो अगर जो प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो थोड़े समय के लिए आएगी, वो कुछ महीनों की बात होगी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ महीने अगर जो कृषि में हमने क्या कर दिया, कृषि के उत्पादन में गिरावट आ गया तो हमारे पास कच्चे माल इतने स्टोर नहीं होंगे कि उसके उत्पादन पे हमको कोई असर पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक का एक संबंध संगठन नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा सर? बिल्कुल ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा? ये तो आसान सा प्रश्न है, इसको तो आपने पढ़ा होगा। डिमोटिवेट ना होइएगा, डिमोटिवेट ना होइएगा कि आज क्वेश्चन नहीं आ रहा है। डिमोटिवेट नहीं होना है कि आज क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आज क्वेश्चन कठिन है, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है, केवल आपको नहीं बहुत सारे लोग को नहीं आ रहा है। लेकिन कठिनाइयों से जब जैसे समुद्र में तैरना सीख जाएंगे ना तो तालाब की तैराकी बहुत आसान हो जाएगी। तो वही बात। क्या उत्तर आ रहा है सर? डी आ रहा है, सभी लोग डी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, सभी लोग डी बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा भाई, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्व बैंक से संबंधित कौन सा नहीं है? एशियन विकास बैंक जो है ये एक अलग संस्था है, जबकि विश्व बैंक के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी आती है, अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था आता है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? डी बोल रहे हैं ना, ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? अब बताइए, आप पढ़े हैं ना कि गरीबी से सेन साहब का क्या बोलते हैं, सेन साहब का गरीबी के संदर्भ में सेन माप को आपने कई बार पढ़ा होगा आसान शब्दों में। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन शब्दों में देखिए, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? और गरीबी के सेन माप के बारे में कहा जाता है कि वह मात्र संपत्ति वितरण की अपेक्षा कल्याण वितरण को मापता है। क्योंकि अब अगर जो सेन साहब के गरीबी सूचकांक को पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आराम से कर पाएंगे, है ना? बस ये प्रश्न आपको भटकाने के लिए दिया है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आएगा भाई? ये सभी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, सभी लोग ए बोलेंगे? हाँ, सबके ऊपर फाइन लग जाएगा। अरे भाई, सेन सादे की क्या कर रहा है कि हाँ, गरीबों में सबसे गरीब की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो आपकी को ये दिमाग में आ रहा है कि गरीबों में सबसे गरीब की बात करते हैं तो वह गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक व्यक्ति की आय में कमी को मापने की चेष्टा करते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा ना। तो वह गरीबी को न्यूनतम स्तर के रूप में परिभाषित करता है, ऐसा नहीं भाई। हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि वो गरीबों में सबसे गरीब की बात करते हैं। तो अगर जो आप इतना आपके दिमाग में आ गया तो फिर आपको यहाँ पे नीचे देखना चाहिए ना कि वो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबों में सबसे गरीब, गरीबी रेखा से नीचे प्रत्येक व्यक्ति की आय में कमी को मापने की चेष्टा करता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर डी होगा, हाँ सर आप बिल्कुल सही है कि डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनवी सचान जी ने बिल्कुल सही बताया था। अगला प्रश्न आसान सा, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद मानव विकास सूचकांक में शामिल है? अब इसको तो बहुत सारे लोग करेंगे, अच्छा करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत कर पाएंगे। गलत करेंगे क्या? ये गलत होना भी नहीं चाहिए। ये गलत क्यों करेंगे भैया? चलिए बता दीजिए, ये गलत क्यों करेंगे? ये गलत होगा क्या?
ये गलत होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को बनाने का श्रेय किसको जाता है? महबूब उल हक को जाता है। किसको जाता है? महबूब उल हक को जाता है। और महबूब उल हक ने 3 तत्वों को शामिल किया, जीवन प्रत्याशा को शामिल किया, शिक्षा को शामिल किया और प्रति व्यक्ति को शामिल किया। ये जो जीवन प्रत्याशा है और ये शिशु मृत्युता है ना, ये कंफ्यूज करता है। वो मृत्यु की बात नहीं करते हैं, प्रत्याशा की बात करते हैं। तो जितने लोग भी ये बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को किसने दिया? महबूब उल हक ने दिया था। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? आपको बताना चाहिए, बता भी रहे शायद अनिर्बान जी, पाकिस्तान के थे। बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश के कौन थे? ये पाकिस्तान के थे। तो बांग्लादेश वाले अर्थशास्त्री का नाम बता दीजिए। अगला प्रश्न है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था अभी। उल्टे यू आकार का कुजनेटस वक्र दर्शाता है। चलिए बताइए। उल्टे यू आकार का, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही है क्या? उल्टे यू आकार पढ़ते हैं ना कुछ ऐसा ग्राफ? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो कहां पढ़ते हैं सर? हाँ, मोहम्मद यूनिस, ये पाकिस्तान के थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस संदर्भ में मिला था सर, बताएंगे? बताइए मुझे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है भैया कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है, तब क्या होता है दोस्तों? गिरती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। ठीक है। जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और फिर क्या होती है? गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बी भी तो सेम ही दिया है ना। अभी कुछ लोग कहेंगे सर आप ये क्यों कर रहे हैं, बी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बी इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर जो 2 ऑप्शन सिमिलर हो तो जो पहला वाला ऑप्शन सही होता है उस पर क्लिक करना चाहिए। आयोग उसी पे आपको क्या देता है? उसी पे आपको नंबर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है कि हैरड के अर्थ में तकनीकी परिवर्तन को पूंजी बचत कहा जाता है यदि वह? बढ़िया प्रश्न है, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, एमपी टेट, यूजीसी नेट, मतलब हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच चल रहा है। एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस 2000 रुपए इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। तो जो लोग ए बोल रहे हैं वो क्यों ए बोल रहे हैं, और जो लोग डी बोल रहे हैं वो क्यों डी बोल रहे हैं? वीडियोस रुक गई है क्या मेरी? 1 सेकेंड। क्लियर है ना? हाँ क्लियर, क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ए और डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर गलत है, और जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार हैरड डोमर मॉडल को और सोलो साहब के मॉडल को आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने से दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। हैरड के अर्थ में तकनीकी परिवर्तन को पूंजी बचत कहा जाता है। इसलिए पूंजी बचत की कहा जाता है क्योंकि ये पूंजी उत्पाद अनुपात को क्या करता है? कम करता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की बेरोजगारी से सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा शून्य के निकट होती है? ये तो सबको पता होगा, कोई गलत नहीं करेगा। ये सबको पता है कि नहीं है?
मौसमी बेरोजगारी होती है ना ऐसा? हाँ, मौसमी बेरोजगारी होता है ऐसा। चलिए बताइए भैया, ये बोलेंगे क्या? हम्म, नहीं बोलेंगे? मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ आ जाइए, सी के तरफ कोई नहीं आएगा क्या भाई? बिल्कुल ठीक। प्रचंड बेरोजगारी। तो किस प्रकार, बहुत देर बाद ये प्रश्न आसान सा आया, कि किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य या शून्य के निकट होती है? तो प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी इसे बोलते हैं। कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे जितने श्रम की उत्पादन में जरूरत होती है उससे ज्यादा श्रम संलग्न होता है, और कुछ लोगों को लगता है कि वो क्या है, रोजगार उनको मिला है, लेकिन रोजगार वास्तविक रूप से मिलता नहीं है। ये प्रश्न देखने में इतना भयानक लगेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन ये प्रश्न तो है बहुत आसान, है ना? ये प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना कठोर, इतना कठिन लगेगा ना, आपके सारे मॉरल को ये डाउन कर देगा। लेकिन अगर जो ठंडे दिमाग से शांति से पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न इतना आसान लगेगा ना कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह मजा आ गया, है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए। कि यहां दिया गया है दोस्तों, एक पाई चार्ट दिया गया है, सॉरी एक वृत्त दिया गया है। इसमें क्या है कि सेवा क्षेत्र का योगदान, प्रश्न दिख रहा है कि नहीं ठीक? प्रश्न ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर? निर्माण क्षेत्र का योगदान 3%, उपभोक्ता वस्तुएं जो है वो 10% है, कृषि जो है 20% है, पूंजी वस्तु 10% है, खनन जो है वो 10% है, वानिकी अर्थात वन जो है वो 5% है, और जो सेवाएं हैं वो कितना है, वो है 45%। और पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए वृत्तारेख में देश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के अंश दिए गए हैं, उनके अंशों को घटते क्रम में निम्नलिखित श्रेणी में बताइए। मतलब घटते क्रम में लिखना है भैया, घटते क्रम में लिखना है। मतलब जो सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले लिखना है, जो सबसे ज्यादा हो उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन है, सेवा है, ठीक है, सेवा है। और सेवा क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र का वर्तमान समय में कितना योगदान है हमारी जीडीपी में, 54%। तो पहले नंबर पे तो क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तीसरा कहाँ है अभी भाई, तीसरा कहाँ पे है? अच्छा नहीं नहीं, तीसरा अर्थात ए दिया है ना, वन दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले स्थान पे तीसरा आएगा अर्थात ए आएगा। दूसरे स्थान का कितना महत्व है दोस्तों, यानी उद्योगों का कितना महत्व है, लगभग लगभग 29.9%, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों वानिकी और कृषि आता है 17.32, और इस टाइम थोड़ा सा 18 या 19 हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को पता चल गया कि एक होगा, तीन होगा, और फिर दो होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, इस प्रश्न को तीन, दो और एक के क्रम में अरेंज कर लेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे ना, बात की गहराई को समझिएगा कि आपने अरेंज तो कर लिया कि तीन, दो और एक, लेकिन आपको इस तीन, दो और एक जो है, इसमें तीन आपने मान लिया तृतीय क्षेत्र को, ठीक है, जिसमें सेवा है। दो आपने मान लिया औद्योगिक क्षेत्र को, और वन आपने मान लिया कृषि को। तो आप इस एंगल से क्या करते हैं ना कि तीन, दो, एक अपने पेपर पे लिख देते हैं, तीन, दो, एक, और जब ऑप्शन देने जाते हैं तो आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देते हैं। सच्ची सच्ची बताइए, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ होगा? कई बार हुआ होगा, मैं अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ कि आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, पेपर में आप लिखते हैं चलो ये होगा, और जब ऑप्शन मारने जाते हैं तो आप ये वाले जो टर्म है इसको ठीक तरीके से नहीं देखते हैं और आप गलती करके चले आते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि अब ये काम, ये जब ये ऐसे प्रश्न जब आप करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो मेरी बात को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, है ना? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए,
कि उपभोक्ता अधिशेष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। विचार करिए भैया, बता दीजिए मुझे विचार करके आपके विचार में कौन सी बातें ठीक है। विचार करिए, विचार करके बताइए कि क्या सही है, आपका विचार कितना ठीक है। होता होगा, जरूर होता होगा। लाइक शेयर किया करिए। अगर जो सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक शेयर करिए। आप बस मुझे टाइम दीजिए, समय दीजिए, सब आपका कवर हो जाएगा। विश्वास से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सब कवर होने वाला है। बस आप ईमानदारी से जो जो चीजें मेरे द्वारा कही जा रही हैं उन सारी चीजों को फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे पढ़ते, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, रोज करिए, और एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। क्यों इतनी विविधता है भाई? चलिए, अच्छी सी बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उपभोक्ता अधिशेष की बात करें तो उपभोक्ता अधिशेष की अगर जो हम बात करेंगे सर, तो बोल्डिंग ने उपभोक्ता अधिशेष को क्रेता अधिशेष का नाम दिया। पीजीटी में ये पूछा जाता है एक लाइन में। पीजीटी में ये क्या पूछा जाता है? एक लाइन में पूछा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया है, उसी चीज को थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, तो एक लाइन में पूछा जाता है पीजीटी में कि ये बताइए कि उपभोक्ता के अधिशेष को क्रेता का अधिशेष किसने कहा था? तो बोल्डिंग साहब ने कहा था। बिल्कुल ठीक है सर। हिग्स ने उपभोक्ता अधिशेष की व्याख्या अधिमान वक्रों के माध्यम से की थी। बिल्कुल ठीक है भैया, अधिमान वक्रों को जब पढ़ते हैं तो आप हिग्स को हम लोग पढ़ते हैं ना, हिग्स को पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया तो था। बिल्कुल ठीक है, तो बात तो सही आपकी होनी चाहिए। कीमत तथा उपभोक्ता अधिशेष के बीच सीधा संबंध होता है। अरे नहीं, कीमत और अधिशेष के बीच सीधा संबंध नहीं होता है सर। ठीक है, कीमतों में अगर जो वृद्धि होगी तो आपका अधिशेष कम होगा। अगर जो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो अधिशेष कम होगा। ठीक है, तो सीधा संबंध नहीं होगा, गलत हो गया। उपभोक्ता अधिशेष कुछ नहीं है परंतु किसी उत्पाद की उस कीमत जिसे कोई देना चाहता है और जो उस कीमत को उस कीमत जिसे किसी को देने पड़ती है उसी के अंतर को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन याद आना चाहिए? मार्शल साहब की याद आनी चाहिए कि ये बात तो सर मार्शल साहब कहते हैं, आपने एक बार नहीं अनेकों बार ये बात हमको बताई है और हम कैसे गलत कर देंगे। मार्शल साहब क्या कहते हैं कि उपभोक्ता का अतिरेक क्या है? एक व्यक्ति जो मूल्य किसी वस्तु के लिए देने के लिए तैयार होता है और वास्तव में जो मूल्य देता है उसी के बीच का अंतर उपभोक्ता का अतिरेक होता है। इजी सी बात है। अगला, एक ही कीमत लगाने वाले एकाधिकारी की तुलना में एक एकाधिकारी को जो विभेदात्मक व्यवहार अपनाता है निम्नलिखित में से होगा। ये तो आसान सा प्रश्न आ गया भाई, बच्चों वाला प्रश्न। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए और जितने लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है ना। इतने सारे लोग, जितने लोग क्लास देखते हैं ना, उसकी आधी भी लाइक नहीं होती है। क्यों नहीं होता है भाई? क्यों नहीं होता है? 2 घंटे की क्लास में ले रहा हूं, बार बार बोलना पड़ता है और एक लाइक कर दो। फ्री में शिक्षा नहीं मिलती है, ये बात आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि फ्री की शिक्षा व्यर्थ होती है। तो इस वजह से ये शिक्षा फ्री न रहे, आपको एक लाइक और शेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा कि आपने कुछ एफर्ट किया है इस क्लास के लिए, है ना। तो वही चीज है कि ये मुफ्त की शिक्षा नहीं रह जाएगी अगर जो आप लाइक शेयर करते हैं, अदरवाइज मुफ्त की शिक्षा रह जाएगी। और मुफ्त की शिक्षा कहा जाता है कि कारगर नहीं होता। इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ई बोल रहे हैं, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, और कोई? कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा नहीं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं सर। कि एक ही कीमत वाले एकाधिकारी की तुलना में एक एकाधिकारी को जो विभेदात्मक व्यवहार अपनाता है निम्नलिखित होगा, वो क्या करेगा? कम उत्पादन करेगा किंतु अधिक लाभ कमाएगा।
तो हम लोग एकाधिकार के अंतर्गत यही तो देखते हैं ना दोस्तों कि जो एक एकाधिकारी होता है, अगर जो सिंपल और आसान भाषा में मैं कहूँ तो एक जो उत्पादन का एक जो एकाधिकारी होता है वो मार्केट में ये देखता है कि वस्तुओं की मांग कितनी है। तो जितनी वस्तुओं की मांग होती है ना उससे कम उत्पादन करता है, ठीक है, अर्थात उससे ज्यादा उससे कम पूर्ति करता है, मांग वो पूर्ति को संतुलित नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी पूर्ति कम होगा तो क्या हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक होने वाला है, एब्सोल्युटली सही है। अगला क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। दोनों बाजारों में अलग अलग कीमतों पर सामान बेचने वाला एक अधिकारी उस बाजार में अधिक कीमत लगाएगा जिसमें, क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, ए बी। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ए बी सी, डी बचा हुआ है, कोई डी है, डी वाले हाथ उठाइए, डी वाले कोई नहीं है, अच्छा कोई डी वाला नहीं है, अच्छा भाई अच्छी बात है। अगर जो डी आप नहीं बोल रहे तो आप ठीक बोल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, है ना। कि दोनों बाजारों में अलग अलग कीमतों पर सामान बेचने वाला एक अधिकारी उस बाजार में अधिक कीमत लगाएगा जिसमें मांग की कीमत लोज क्या होगी, कम होगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम बहुत आसान भाषा में हर बार ये बात बताते हैं कि अरे भाई एक अधिकारी जो होगा ना वो देखेगा कि किस मार्केट मांग ज्यादा है, जहां मांग ज्यादा होगी वहां कीमत ज्यादा कर देगा और जहां मांग कम होगी वहां कीमत कम करेगा, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, कथन क्या है और कारण क्या है बताइए सर क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ए बोलेंगे, बी बोलेंगे या सी बोलेंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं चलिए पढ़ लेते हैं। अप्रत्यक्ष कर समता के अधिनियम को तुष्ट नहीं करते हैं। अब ये शब्द देके आपको परेशान कर देगा, है ना। अप्रत्यक्ष कर समता के अधिनियम को तुष्ट नहीं करते। अब इस प्रश्न की ऐसी की तैसी इसलिए हुई है क्योंकि इस प्रश्न को क्या किया गया है, गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से ट्रांसलेट किया गया, कोई ये प्रश्न बनाया नहीं है। ये प्रश्न जो बना है पेपर वो हिंदी माध्यम में बना है और उस पेपर को गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से इंग्लिश में बना है और इंग्लिश में जब ये पेपर तैयार हो गया है तो इस पेपर को गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया और यही हिंदी के जो छात्र हैं उनके लिए समस्या है। एग्जामिनेशन दे के आएंगे कहेंगे पता नहीं क्या क्या पूछ दिया था, अधिनियम तुष्ट समझ ही नहीं आ रहा था। तो आपको इतने पढ़ के काम चला लेना था, इतने पढ़ के काम चला लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई, बिल्कुल। तो ये देखिए अप्रत्यक्ष कर समता के अधिनियम को तुष्ट नहीं करते हैं। अरे नहीं भैया ये तुष्ट करते हैं। देखिए अप्रत्यक्ष कर समता के अधिनियम को तुष्ट नहीं करते। अब तुष्ट का मतलब क्या होता है, ये भी एक नकारात्मक सी चीजें होती है और यहाँ पे नहीं दे दिया है तो ये बात सही हो जाएगी, है ना। आगे देखिए देय क्षमता पर बिना ध्यान दिए अप्रत्यक्ष कर सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के निष्पात होते हैं, मतलब लगाए जाते हैं, है ना। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष कर समता के
अधिनियम को तुष्ट नहीं करते हैं। तो ये बात तो भाई बिल्कुल ठीक है, क्यों गलती हो रही है? अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि सर हम डी की तरफ जा रहे हैं। क्यों डी की तरफ जा रहे हैं? ये बोल रहे थे तो उससे काम नहीं चल रहा था, ये बोल रहे थे उससे काम नहीं चल रहा था। अप्रत्यक्ष कर समता के अधिनियम को तुष्ट नहीं करते हैं, अर्थात जो अप्रत्यक्ष करते हैं कर होते हैं ये समता को प्रकट नहीं करते हैं। सभी लोगों पे ये सभी लोगों की सीमांत जो त्याग होती है वो बराबर नहीं होती है। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत गरीब की त्याग अमीर की त्याग से ज्यादा वो क्या होता है, ज्यादा कष्टकारी होता है। तो ये बात तो सही है, और बात ये भी सही है कि कर देय क्षमता पर बिना ध्यान दिए अप्रत्यक्ष कर सभी व्यक्तियों पर बिना भेदभाव के लगाए जाते हैं। एक दूसरे को ये डिफाइन भी तो कर रहा है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है बोल कर रहा है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है। चलिए छुरीदार समस्या आ गया। चलिए भैया, नहीं नहीं, गलतियां हो रही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी भी देखिए गलती हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। गलतियां सभी से होती हैं। अब ये नहीं गलती हो रही तो हमसे क्यों गलती हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज को सुधारने का प्रयास करना, और वो तब तक सुधरेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये चाह लें कि कल आप अपने आप को 100% तैयार कर लें और एक भी गलती ना हो, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर को तैयार करता है ना, उसको भी कह दिया जाए 125 प्रश्न पूरा साल में कर दो तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी एक इंसान जो होता है वो ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इवन अगर जो इकोनॉमिक्स के एक यूनिट भी आपको दे दिए जाए और कर दिया जाए कि पूरी जिंदगी में आपको इस पे क्या करना है, कि इस एक यूनिट पे पूरी जिंदगी में आपको रिसर्च करके और सब कुछ पढ़ लेना है, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको 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 भ्रम है अपने ज्ञान पे, है ना। तो कोई भी है, वो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो 100% कोई नहीं जानता है भाई, बहुत खुली बात होती है। अगला प्रश्न कि हैरड के समृद्धि मॉडल में यदि तकनीकी प्रगति को शून्य माना जाए तो छुरीधार समस्या होती है, क्यों होती है भैया? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? सभी लोग सी बोल रहे हैं, अच्छा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हैरड के समृद्धि मॉडल में यदि तकनीकी प्रगति को उन्होंने शून्य मान लिया, अर्थात जो तकनीकी प्रगति है वो तटस्थ है, तकनीकी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो छुरीदार जो समस्या होती है ये क्या करेगा? पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर रख लेगा, और ऑलरेडी दे दिया है शून्य माना जाए तो तकनीकी प्रगति होगी ही नहीं। समृद्धि की प्राकृतिक दर को बाहर से दिया जाएगा, ये कोई सेंस ही मेक नहीं करता है भैया, कोई सेंस नहीं मेक कर रहा है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबका उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। पूंजी उत्पाद अनुपात जो होगा वो स्थिर होगा और तकनीकी प्रगति नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चलिए भैया भारत के संदर्भ में कौन सा एक सही है आपको बेसिकली बताना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, एमपी सेट, एमपी टेट, ठीक है, यूजीसी नेट
का बैच अलग अलग चल रहा है, और मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर जो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो धैर्य बना करके एप्लीकेशन पे आप अगर जो धैर्य बना के सारी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अगर जो आप कंप्लीट वहां पे जो नोट्स दिया जा रहा है उसको पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज को बार बार अटेम्प्ट करिए, देखिए कहाँ गलती हो रही है, अगले बार में सुधार करिए। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, फिर उसको भी बार बार सॉल्व करिए। करंट मेरे द्वारा कवर करा दिया जाएगा दोस्तों, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए बताइए, तो डी बोल रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर आप बहुत अच्छा बोलेंगे कि भारत के संदर्भ में से कौन सा एक सही नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में लगे कामगारों का प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में लगे कामगारों की तुलना में अधिक है। नहीं भैया, सेवा क्षेत्र अर्थात जो तृतीय क्षेत्र है इसमें 54% लोग लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र अभी बहुत पीछे है, ये लगभग 29% है, ठीक है। तो 54 और 29 में तो बहुत अंतर है ना, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है कि नहीं, अच्छा सा प्रश्न है, मजेदार सा प्रश्न है। क्या उत्तर होगा सर? चलिए, क्या उत्तर होगा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। क्यों बी बोल रहे हैं भाई? सभी लोग बी बोलेंगे, सभी लोग बी बोलेंगे। अच्छा भैया, अगर जो आप बी बोल रहे हैं इसका मतलब आप पढ़े हैं तो समझ जाइए, अगर जो साधनों की मांग में वृद्धि होती है तो ये क्या होता है? व्युत्पन्न मांग होता है, ठीक है। उत्पादन के साधनों की अगर जो मांग बढ़ती है तो ये व्युत्पन्न मांग है। क्यों सर? क्योंकि जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो इसकी पूर्ति करने के लिए क्या चाहिए? उत्पादन के साधन और चाहिए। जब वस्तुओं की मांग हो रही है तो मांग बढ़ रही है तो पूर्ति भी तो बढ़ाना है, और अगर जो पूर्ति बढ़ाना है तो उत्पादन के कारकों पर व्यय करना पड़ेगा। भूमि, श्रम, इन सारी चीजों पे तकनीकी व्यय करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? विपरीत संबंध हो जाएगा ना, तो व्युत्पन्न मांग होगा ना। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगति को सीटोवास की विरोधाभास का नाम दिया गया? चलिए, अब आसान सा प्रश्न आ रहा है ना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई। विकास कुमार मिश्रा जी, निक्की खान जी, रेणुका जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अमरेश यादव जी, अफजल हसन जी, शिखा विश्वकर्मा जी, अफसाना सिद्दीकी जी। चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा सर? डी होगा। कहेंगे सर आपने तो बहुत बार करवाया, तो ठीक है, आपको पता ही होगा, याद भी होगा, तो बिल्कुल ठीक है। कैल्डोर हिग्स कसौटी है ना। तो निम्नलिखित में से किस कसौटी की असंगति को सीटोवास की विरोधाभास का नाम दिया जाता है? तो सीटोवास की विरोधाभास दोस्तों जो है वो कैल्डोर हिग्स कसौटी को दिया जाता है। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बहुत बार हम लोगों ने किया है, बहुत डिस्कस किया है। अगला प्रश्न आसान सा है, लेकिन अगला प्रश्न आसान सा है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि दो व्यक्तियों के बीच दो वस्तुओं का वितरण पैरेटो इष्टतम होगा यदि पैरेटो अनुकूलतम के अंतर्गत हम लोग क्या बोलते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना सर, कि पैरेटो साहब ये कहते हैं कि भैया एक के लाभ में कमी किए बिना दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। अर्थात एक को जब हम हानि पहुंचाएंगे तो दूसरे के लाभ में वृद्धि करेंगे। लेकिन इनका खंडन करते हैं कौन? सीटोवास्की साहब आते हैं और ये कहते हैं नहीं सर, हम पहले वाले को हानि भी नहीं पहुंचाएंगे
और दूसरे वाले के कल्याण में वृद्धि करेंगे। ये दोनों क्रम से जब आर्थिक कल्याण आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ये मैंने एप्लीकेशन पे बहुत ठीक तरीके से बहुत जोर दे के पढ़ा है। पढ़ना चाहिए आपको, जरूर पढ़िए एप्लीकेशन पे। एडमिशन नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, और अगर जो लिए हैं तो बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतना बार आपको मजा आएगा, उतनी चीजें और समझ में आएगी और बेहतर होते चले जाएंगे। तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, क्या ठीक बोलेंगे? बिल्कुल ठीक बोलेंगे सर, कि दो व्यक्तियों के बीच दो वस्तुओं का वितरण पैरेटो इष्टतम होगा यदि एक की स्थिति को दूसरे की स्थिति को यदि एक व्यक्ति की स्थिति को दूसरे की स्थिति को बदतर किए बिना बेहतर किया जा सके। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। दोनों व्यक्ति अपने अपने उपभोग सुविधा वक्र पे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एक और दो दोनों बिल्कुल 100% सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? और ये दिया गया है कि यदि किन्स की विश्लेषण पद्धति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अगर जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा? किन्स साहब ने क्या कहा कि जो मुद्रा की पूर्ति बढ़े में वृद्धि होगा तो क्या होगा? चलिए बताइए भाई। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से, आपकी क्लास लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ा लाइक किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए, क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है लाइक करना और शेयर करना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि किन्स की विश्लेषण पद्धति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम ये होगा कि आपका आय जो होगा ये ऊंचा हो जाएगा और ब्याज की दर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? नीचे चली जाएगी। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों चली जाएगी? क्योंकि ये आय और ब्याज में क्या बताते हैं? विपरीत संबंध बताते हैं। आपको ये भी तो याद आना चाहिए था ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, कौन कौन शेयर करता है वो बिल्कुल ठीक है, वो पता चल जाता है। कौन शेयर करता है वो किसने लाइक किया है, किसने डिसलाइक किया है वो भी पता चल जाता है। किसने शेयर किया ये भी पता चल जाता है ना। ये फैसिलिटी है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है और सी के बाजार नियम के अनुसार कौन सी बातें ठीक है? क्या उत्तर होगा भाई? बार बार बोलता हूं सर, से साहब और किन साहब को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं तो से साहब पूर्ति को पहले रखते हैं। से साहब कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, लेकिन किन साहब कहते हैं कि मांग को पहले रखते हैं। मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करती है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो से साहब कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, अर्थात पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, और किन साहब कहते हैं कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है। दोनों में उल्टा है। अगला, मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन की दर तथा बेरोजगारी दर के मध्य अनुभाविक आसंजित संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए, मौद्रिक मजदूरी में परिवर्तन तथा बेरोजगारी की दर, किसने बताया था भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं। और कोई भैया बी के अलावा? बी के अलावा पढ़ा है? पढ़ा होगा, अगर जो ग्राफ आपने तो पता होगा, पढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोगों ने इसका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कहते हैं सर कि अगर जो मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी में क्या आती है? कमी आती है। और बेरोजगारी में अगर जो वृद्धि होती है तो मौद्रिक मजदूरी में कमी आती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगला,
ठीक है, तो मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया क्या? उन्होंने क्या कहा था, सॉरी थोड़ा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के निम्न स्तर पर मजदूरी की वृद्धि दर अधिक होती है, जबकि बेरोजगारी के ऊंचे स्तर पर मजदूरी की वृद्धि जो होती है वो अधिक होती है। थोड़ा ध्यान से करिएगा, शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बच्चों वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। ऑप्शन नंबर सबको पता होगा, सबको पता होगा कि नहीं होगा? गलती होगी, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सर, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पिकाक एवं वाइजमैन के अनुसार सार्वजनिक व्यय जो होता है वो क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। वाइजमैन और पिकाक के अंतर्गत क्या हम लोग देखते हैं दोस्तों? डी क्यों बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि वाइजमैन, पिकाक और वाइजमैन के अनुसार सार्वजनिक व्यय जो होता है एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। अगला, कोलिन क्लार्क के अनुसार करदान क्षमता की इष्टतम सीमा क्या है? कोलिन क्लार्क साहब जो हुए वो क्या बताए कि टैक्स हमें कितना लेना चाहिए, क्या प्रतिशत, सॉरी क्या पूछ रहा है, एक सेकंड। कोलिन क्लार्क के अनुसार करदान क्षमता की इष्ट, हाँ ठीक है, करदान क्षमता की इष्टतम सीमा को पूछ रहा है, थोड़ा सा आराम से। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? ए और बी के अलावा और कोई है? नहीं है? अच्छा भाई, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए भाई, गलती हो रही है। बी बोलिए, क्यों ये बोल रहे हैं? बी क्यों नहीं बोल रहे हैं 25%? आराम से बोलिए ना, ठीक है, आराम से बोलिए सर। 25%। कोलिन क्लार्क के अनुसार करदान क्षमता की इष्टतम सीमा जो होती है वो राष्ट्रीय आय का 25% होता है। अगला, उस वक्र को क्या कहते हैं जो यह दिखाता है कि किसी देश के लिए विभिन्न मात्रा में किए गए निर्यात वस्तु के बदले में कितनी मात्रा में उसकी आयात वस्तु आवश्यक है? अब ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो अगर जो आपने आसान से पढ़ा, आराम से पढ़ा होगा तो आप ठीक तरीके से कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। हर प्रश्न जो होता है वो केवल ऑब्जेक्टिव को याद नहीं किया जा सकता, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करके हर प्रश्न को तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। अगर जो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है ना? क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भागना शुरू हो गया, उत्पादन संभावना वक्र। उस वक्र को क्या कहते हैं जो ये दिखाता है कि किसी देश के लिए विभिन्न मात्रा की उसकी निर्यात वस्तु के बदले में कितनी मात्रा में उसकी आयात वस्तु आवश्यक है। आपूर्ति वक्र है ना, आपूर्ति वक्र होता है ये, उत्पादन संभावना वक्र नहीं होता है, आपूर्ति वक्र की बात होती है ना? यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए, आयात इसकी आयात वस्तु आवश्यक है। तो देखिए, उस वक्र को क्या कहेंगे जो यह दिखाता है कि किसी देश के लिए विभिन्न मात्रा में इसकी निर्यात वस्तु के बदले में कितनी मात्रा में इसकी आयात वस्तु आवश्यक है। तो इसकी बात होती है आपूर्ति वक्र के माध्यम से। अगला, अवमूल्यन
भुगतान संतुलन को अल्पकाल में प्रतिकूल तथा दीर्घकाल में अनुकूल बनाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ये तो याद होना चाहिए सर, मैंने बहुत बार आपको बताया है, बहुत बार इस सेंटेंस को हमने रिपीट किया है कि कौन साहब कहते हैं कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो अल्पकाल में भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। जब अवमूल्यन करता है कोई देश तो अल्पकाल में उसे व्यापार में घाटा होता है, लेकिन दीर्घकाल में उसे नाफा मिलता है, दीर्घकाल में वो व्यापार अनुकूल हो जाता है। ये तो बहुत बार बताया हूं, गलत नहीं होना चाहिए, गलत करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। जे बक्र संकल्पना, बहुत बार बताया, जे बक्र संकल्पना के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर जो कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो अल्पकाल में उसे हानि होगी, अर्थात जो व्यापार की शर्तें होंगी वो प्रतिकूल होंगी, लेकिन दीर्घकाल में व्यापार सुधार जाएगा, व्यापार अनुकूल हो जाएगा, तो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये कोई गलत करेगा क्या? कभी गलत नहीं करिएगा यार, इस प्रश्न को गलत करेंगे तो फिर क्या है कि इतना प्रश्न करवाने से मुझे बुरा लग जाएगा, है ना। तो मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में से मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, बाद वाला सबसे बुरा है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? महंगाई आती है, तो महंगाई जब आती है तो कम से कम वस्तुओं की मांग होती है, मांग वो पूर्ति चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे उत्पादन होता है, लेकिन जब मुद्रा का संकुचन होता है तो यहाँ पे मंदी आती है, ठीक है। इट मीन्स की क्या होती है कि लोग मांग ही नहीं करते हैं, तो ना मांग होती है ना पूर्ति होती है, तो मंदी किस आ जाती है। तो अगर जो आपको दो चीजें झेलनी हो, आपको महीने में 2 लाख रुपए खर्च करने हो और अगर जो आपको महीने में 5 रुपए खर्च करने हो, तो आप ये क्या कहेंगे कि भैया हम 2 लाख रुपए खर्च कर लेंगे, ये वाला आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, ये वाला कम लगेगा, है ना। अगर जो आपकी इनकम 2 लाख रुपए पर महीने की है तो आप 2 लाख पूरा खर्च कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदी के समय में अगर जो 5 रुपए आपकी इनकम ही 5 रुपए की है, 5 रुपए खर्च करना पड़ा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जितने लोग भी किन साहब को बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बैंक के तरलता अनुपात कोष में वृद्धि होने से क्या होता है? आसान सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। चलिए भैया, क्या उत्तर होगा? बैंक के तरलता अनुपात में वृद्धि कौन करेगा? ये हमारा होता है आरबीआई, यहाँ पे होता है व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, और यहाँ पे होता है सर जनता। तो जब तरलता अनुपात कोष में वृद्धि होगा तो पैसा ये व्यापारिक बैंकों के माध्यम से किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। जब अब इसके पास कम पैसा होगा तो ये क्या करेगा कि ब्याज के दर में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा ना, तो ब्याज की दर में ये वृद्धि करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मुद्रा पूर्ति में कमी हो जाएगी, ठीक है, ब्याज की दर तो बात अलग किया जाएगी, लेकिन जब ये आरबीआई जो है वो व्यापारिक बैंक वाणिज्यिक बैंक से पैसा ले लेगी तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है। मुद्रा पूर्ति M1 क्या है? ये तो सबको पता होगा। M1 में किसको किसको सम्मिलित करते हैं सर? M1 इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस D प्लस O D, C प्लस D प्लस OD, मतलब बताइए M1 को क्या बोलते हैं? संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी। M0 को आरक्षित मुद्रा, M3 विस्तृत मुद्रा, ठीक है, याद आना चाहिए। बच्चा वाला प्रश्न, एकदम छोटे से बच्चों बहुत बार करवाया। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि जो नोट होते हैं एवं जो सिक्के होते हैं और जो मांग जमाएं होती है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बहुत बार हमने बताया। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? सबसे कम तरल कौन होता है सर? M1 होता है। उससे कम तरल कौन होता है? M2 होता है। उससे कम तरल क्या होता है? M3 होता है। और सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? 4 होता है। सबसे कम तरल M1, सबसे ज्यादा तरल M4, यही होता है, यही होता है, बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं सर? अचल संपत्ति। अब तरलता से आशय क्या है? तरलता से आशय ये होता है कि आप
उसको ले जा करके आसानी से बैंक में जमा कर सके और उसको निकाल सके, ठीक है, या आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित कर सके, ठीक है। तो अगर जो आपके पास M1 है, अर्थात अगर जो आपके पास M1 में क्या आता है, मुद्रा आता है, ठीक है, मुद्रा में क्या आता है, सिक्के आते हैं और नोट आते हैं। तो भैया आप बैंक से सिक्का तुरंत निकाल भी सकते हैं, नोट तुरंत निकाल भी सकते हैं और ले जाके जमा भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी अचल संपत्ति है उसको तुरंत तुरंत कुछ नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे अचल संपत्ति बोलते हैं। अचल जो संपत्ति है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, वो क्या है, सबसे कम तरल है। चलिए भाई, राकेश भाई ने क्या कर दिया कि सभी लोग हंसने लगे। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। नाइट के अनुसार लाभ है, बताइए भैया, सबको पता होगा। प्रोफेसर नाइट साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक जो उद्यमी होता है ना, वो भविष्य में देखता है कि हम जब पैसा लगा रहे हैं, पूंजी जो लगा रहे हैं, इस पूंजी लगाने से हमको भविष्य में हानि भी उठाना पड़ सकता है। वो अनसर्टेन होता है कि लाभ भी मिल सकता है, हानि भी मिल सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करता है, निवेश करता है, पूंजी लगाता है, और इसी जोखिम उठाने के बदले में उसे प्रतिफल की प्राप्ति होती है लाभ के रूप में। तो नाइट के अनुसार लाभ जो है जोखिम तथा अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार है। अगला, अवसर लागत सिद्धांत से तात्पर्य, ये बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत बार करवाया हूं मैं। अवसर लागत सिद्धांत का यही तो होता है ना कि एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तु का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। अवसर लागत के अंतर्गत यही तो आता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए कि एडिडास की कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एडिडास बेसिकली मान लीजिए कि कपड़ा बना रहा है, बहुत सारी चीजें बनाता है, कपड़ा मान लीजिए। तो जब ये कपड़ा बना रहा था, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, तो इसने क्या कर दिया कि अब उसके पास टेक्नोलॉजी वही थी, पूरे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, तो ऐसी स्थिति में उसने मास्क बना दिया, ठीक है, कहा चलो मास्क बिकेगा। तो एक वस्तु का उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग करना, क्योंकि कपड़े का मांग कम हो गया था और मास्क की मांग ज्यादा हो गई थी। अवशोषण विधि के प्रतिपादक सबको पता होगा, अलेक्जेंडर सिडनी ने अवशोषण विधि दिया था। क्या कहा था कि एक देश का भुगतान असंतुलन इसलिए होता है क्योंकि वो देश जितना उत्पादन करता है उससे ज्यादा वो उपभोग कर लेता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा जबकि उसके, प्रतिकूल मतलब व्यापार संतुलन कब, मतलब क्या होगा, ठीक नहीं होगा। चलिए भैया, ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे सर, बिल्कुल ठीक है। श्रुति कुमारी जी, थोड़ा समय से ज्वाइन कर लिया करिए, 7 बजे से क्लास होती है। डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने डी बोल रहे हैं बिल्कुल गलत होंगे, है ना। तो किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल कब होता है, जब निर्यातों से आयात क्या हो, अधिक हो। अरे भैया, जब हम आयात ज्यादा करेंगे, जब हम ज्यादा वस्तुओं को मंगाएंगे, तो इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, और हमारे देश का पैसा एक तरीके से क्या होगा, विदेश में जाएगा। और निर्यात हम अगर जो कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कम होगी, हमारे देश के लोगों की प्राप्ति कम होगी। तो ऐसी स्थिति में व्यापार संतुलन क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, जितने लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कहीं भी जाएंगे नहीं, थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे यहाँ पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये चाहें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट्टा मार के सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं होगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे रट्टा मार के तैयार करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको बिना समझे आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पढ़ते रहे,
ठीक है। और उसके बाद मैं नोट्स भी वहां पे दे रहा हूँ, सारे नोट्स को भी पढ़ते रहिए। टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते रहिए। देखिए आपकी कमजोरी कहाँ पे है, कहाँ पे आप कमजोर है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उसको बार बार पढ़िए। करंट भी प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सब कुछ कवर होगा। यूपी टीजीटी पीजीटी का दोस्तों अलग बैच चल रहा है। झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच चल रहा है। एमपी टेट का अलग बैच है। एमपी सेट का अलग बैच है, यहाँ पे सेट होना चाहिए। एलटी ग्रेड का अलग बैच है। जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर, सबका बैच जो है वो अलग अलग है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है यूपी टीजीटी, झारखंड टीजीटी और उत्तराखंड लेक्चरर के लिए और एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। और जो एडमिशन फीस एमपी टेट, एमपी सेट और यूजीसी नेट के लिए है वो 2500 है। तो 2500 रुपये आपको इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। ये जो नंबर आ रहा है 94 15 863 873, इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी फीस और इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है ना। कोई भी इंक्वायरी हो, अगर जो अलग से आपको नोट्स चाहिए, अलग से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, अलग से टेस्ट भी चाहिए, तो भी वो प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थोड़ा सा कमेंट मैं आपके पढ़ लेता हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक है। जयंत कुमार जी, मीनू यादव जी, राधिका जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अमरीश यादव जी, अफजल हसन जी, विकास जी, बबीता जी, रीता जी, सुंदर सिंह जी, तस्नीम खान जी, अरुधति देवी जी, संजय चौरसिया जी, वैभव सिंह जी, अभी अभी चौधरी जी, राजन सिंह जी, राधिका जी, ललिता जी, राकेश कुमार जी, रेनू जी, निक्की खान जी, मंजिल बारा जी, बनरा जी, ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी, बबीता त्यागी जी, निक्की खान जी, प्रदीप कुमार जी, अशोक कुमार राज जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम जी, देवेंद्र जी, पीसी पंडित जी, अनवी सचान जी, सुमन शर्मा जी, श्रुति कुमारी जी, अफसाना सिद्दीकी जी, राधिका जी, रेणुका जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, रीता कश्यप जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सदानंद मिश्रा जी, गलत हुए, ठीक है। सुनील चौधरी जी, ठीक है। चलिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। कहा हो आशुतोष?